नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के बारे में। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं और आपका सब्जेक्ट है शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन, तो शिक्षा शास्त्र में आपको पढ़ना पड़ता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। आपकी परीक्षा चाहे माइनर में आपका एजुकेशन सब्जेक्ट हो या मेजर में हो, परीक्षा अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप की अगर हो रही है आपके यानी लिखने वाली, तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को बताने का प्रयास रहेगा। 2026-27 के लिए लेक्चर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन हमने रखे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन से परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, बीए प्रथम वर्ष शिक्षा शास्त्र, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो कि आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आएंगे। पहला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और ये आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय किसी भी टाइप में आ सकता है और हमेशा प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न है आपका बेटा, मॉन्टेसरी पद्धति के गुण और दोष बताइए। मॉन्टेसरी ये महिला शिक्षिका है बेसिकली, डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी। इन्हीं के नाम पर मॉन्टेसरी स्कूल आप देखते होंगे। पहले, बहुत पहले के जमाने में मॉन्टेसरी स्कूल चलता था। जैसे आजकल इंग्लिश मीडियम है, ऐसे पहले मॉन्टेसरी स्कूल चलता था। ऐसे जो सेंट जोसेफ्स स्कूल है, या ऐसे जो भी और तमाम प्रकार के स्कूल होते हैं, तो ये सेंट जोसेफ्स, ये जोसेफ नाम के संत थे, उनके नाम पर चल रहा है। विदेशी व्यक्ति हैं ये सब, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी थी, उन्होंने शिक्षा के कुछ गुण और कुछ दोष बताए। शिक्षा एक बच्चे को कैसे देनी चाहिए उसको लेकर के बहुत बढ़िया तरीके से पूरा अपना बताया। तो उन्हीं का क्या गुण है, क्या दोष है, इसके बारे में आपको इस प्रश्न के माध्यम से समझना है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी शिक्षण विधि बताई। पहले दोष समझेंगे, फिर इसकी क्वालिटी को समझेंगे यानी गुण समझेंगे। मॉन्टेसरी पद्धति बाल शिक्षण के लिए यानी कि बालकों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रचलित पद्धति है। एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बच्चों का अध्ययन या बच्चों के अध्ययन अध्यापन से संबंधित रहा है। इसमें अग्रलिखित गुणों का समावेश किया गया। तो यहाँ पर पहले दोष नहीं बल्कि गुण होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, गुण होगा ये, ठीक है, गुण। और नीचे क्या होगा आपका, दोष अभी पढ़ेंगे वैसे क्लियर हो जाएगा। पहला गुण ये है कि मॉन्टेसरी की पद्धति का आधार वैज्ञानिक है, अतः वे अनुभव और निरीक्षण पर बल देती हैं। तो डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी किस पर बल देती हैं? अनुभव पर। बच्चों की जो क्या फील करते हैं, क्या अनुभव होता है उनको, ठीक है, उस पर, और निरीक्षण पर, यानी कि इस तरीके से वो निरीक्षण करते, निरीक्षण उनका किया जाए और लगातार उन पर अनुभव, उनके अनुभवी चीजें हो या अनुभवी मास्टर हो या बच्चों पर अनुभव, और उसके माध्यम से। तो अनुभव और निरीक्षण पर बल देती हैं कि अनुभव और निरीक्षण के द्वारा बालकों को अच्छा शिक्षा दी जा सकती है। इनकी जो पद्धति, इनका जो मेथड है मॉन्टेसरी का, वो कैसा है? वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब है ऐसी पद्धति जो कि किसी भी चीज का सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को प्रस्तुत करती है, उसको हम वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मॉन्टेसरी की पद्धति का आधार कैसा है, यानी कि इसका जो बेस है वो वैज्ञानिक मेथड संबंधित है, यानी इनकी जो पद्धति है वो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, अनुभव और निरीक्षण पर बल देती है, ठीक है। पहला गुण है ये। तो यहाँ पर दोष हटा करके यहाँ पर गुण कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। नीचे हम दोष समझेंगे, क्योंकि पहले किसी भी चीज के हम क्वालिटी को समझते हैं, उसके बाद में हम उसके डीमेरिट्स को समझते हैं। मेरिट होता है, गुण को अंग्रेजी में कहते हैं मेरिट, और इसको कहते हैं डीमेरिट, ठीक है, जो जिसको दोष कहते हैं, ठीक है। दूसरा लाभ या दूसरी विशेषता या दूसरा क्वालिटी जो मेरिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति की है, वह यह है कि बाल मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान पर आधारित है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी पर आधारित है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी पर आधारित है, यानी प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है बच्चों, बालकों के मन को, बालकों के मस्तिष्क को, बालकों के व्यवहार को समझा जाता है, और बच्चों को एकदम से दोस्त या फिर उनको एक व्यवहार में चीजें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। इन तीनों मनोविज्ञान पर आधारित पद्धति है। तो बाल मनोवैज्ञानिक पद्धति, प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक पद्धति और व्यवहारिक मनोविज्ञान पद्धति, ये बेसिकली आधार है पद्धतियों के। तो इन्हीं पर आधारित है पद्धतियां डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी की। तीसरी विशेषता इसकी ये है
कि बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया इन्होंने। बाल केंद्रित माने होता है बच्चों को केंद्र में रख करके शिक्षा दी जाएगी, ना कि टीचर में, ना कि सिलेबस को ध्यान में रख करके। बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चों की क्या डिमांड है, बच्चों को किस अवस्था में क्या जरूरत है, उनकी जरूरत को पूरा करना ही डॉक्टर मेरिया मांटेसरी कहती हैं कि वही जो है शिक्षा का वो रहा है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष बल दिया। साथ ही साथ में विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य माने दिखाई देने वाली, श्रव्य माने सुनने वाली, यानी कि ऐसी सामग्री का प्रयोग करें बच्चों के समक्ष जो दिखाई भी पड़े और लेक्चर्स के माध्यम से हम उसको बोल करके समझाएं भी। जैसे कि अभी हमारा आप वीडियो देख रहे हैं, ये दृश्य श्रव्य सामग्री दोनों है। आप यहाँ पर वीडियोस मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, और मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही होगी और आप इसको मेरी वॉइस को सुन भी रहे हैं। तो यही चीज होती है दृश्य और श्रव्य सामग्री। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें। तो विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा शिक्षा की उपादेयता में वृद्धि करना, ये भी इसका एक गुण या क्वालिटी रही है मेरिया मांटेसरी की शिक्षा की। इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों को ही समान महत्व देता है। ज्ञानेंद्रिय माने क्या होता है, जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, और कर्मेंद्रिय जिससे हम कर्म करते हैं, हमारे शरीर के अंग। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है, जैसे आंख कान त्वचा 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ऐसे ही कर्मेंद्रियां जो कर्म करती हैं। तो इन दोनों को ही समान महत्व दिया गया इसमें, यानी कि एक तरफ तो आपके मेंटल लेवल को आगे बढ़ाएगा और फिजिकल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा आत्म अनुशासन के महत्व का प्रतिपादन किया गया। आत्म अनुशासन, बच्चों को मार पीट या टीचर के भय की वजह से अनुशासन में ना रख करके बच्चे स्वतः ही अनुशासित हो जाते हैं, या बच्चे स्वतः अनुशासन को सीख ले, ऐसा मेरिया मांटेसरी का मानना रहा। अगली विशेषता है स्वशिक्षा, यानी कि स्वशिक्षा की बात, आत्मिक विकास और व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहन दिया। बच्चों का आत्मिक विकास है, आत्मा के विकास पर बल दिया। स्वशिक्षा, बच्चे खुद कुछ चीजें पढ़ें ऐसी हो, और उनके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, इस पर भी फोकस करती है मेरिया मांटेसरी। इसके अलावा सामाजिक गुण यानी कि सोशल जो क्वालिटीज होती हैं उनको, और जो मानसिक शक्तियां होती हैं यानी कि मेंटल जो शक्तियां होती हैं, पावर्स होती हैं, जो मेंटल पावर्स, उनके विकास का भी इंपॉर्टेंस देती है मेरिया मांटेसरी कि भाई जो मेंटल लेवल है वो भी ग्रोथ करे, वो भी आगे बढ़े, मेंटल जो पावर है वो भी आगे बढ़े, और सामाजिक यानी कि जो सोशल क्वालिटी है वो भी एक प्रकार से डेवलप होती रही बच्चों की, इस पर भी ये शिक्षा प्रणाली ध्यान देती है। इसके अलावा खेल प्रणाली के द्वारा शिक्षा का विशेष प्रबंध किया गया। खेल प्रणाली मतलब क्या होता है कि खेल खेल में शिक्षा से कोई खेल रख करके और उस खेल के माध्यम से शिक्षित किया जाए बच्चों को, ये व्यवस्था भी रखी गई, क्योंकि छोटे बच्चे खेल के माध्यम से अधिक चीजों को सीखते हैं। 10वां, भाषा सीखने और गणित में योग्यता प्राप्त करने का विशेष तरीका, यानी कि भाषा सीखने के लिए अलग से तरीके का प्रयोग करके भाषा को सिखाना, या फिर गणित की जो एक प्रकार से कैलकुलेशन है उसको बताने में भी डॉक्टर मेरिया मांटेसरी की एक अलग विशेष तरीका रहा है। ये हो गए डॉक्टर मेरिया मांटेसरी के कुछ गुण, यानी 10 क्वालिटी मैंने बताई जो उनकी शिक्षा पद्धति की थी। ये दीर्घ उत्तरीय में बेसिकली क्वेश्चंस पूछा जाता रहा है। दूसरा है डॉक्टर मेरिया मांटेसरी के शिक्षण के दोष क्या होते हैं उसको बताएं। अब यहाँ से लघु उत्तरीय में 2 क्वेश्चंस बचे कि डॉक्टर मेरिया मांटेसरी की जो शिक्षा पद्धति है उसके गुण क्या रहे हैं, तो गुण आप 10 बता सकते हैं, आपका लघु उत्तरीय हो गया। अब दोष भी आपसे पूछ सकते हैं तो दोष भी आप बता सकते हैं, तो ये भी आपका 2 लघु उत्तरीय तैयार हो गए, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में एक ही तैयार हुआ। ठीक है, दोष लिखे मेरिया मांटेसरी की इसी शिक्षा पद्धति की। विभिन्न गुणों के साथ साथ डॉक्टर मेरिया मांटेसरी पद्धति में समाहित कुछ दोषों का विवेचन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इस तरीके से बाबू, पहला दोष ये है कि यथार्थता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर क्या है, जो सत्य है वही सत्य, यथार्थ को महत्व दिया गया है। तो कभी कभी चीजें यथार्थता में दिक्कत हो सकती, तो ऐसे में ये थोड़ा सा इसमें हो रहा है। इसके अलावा अत्यधिक स्वतंत्रता की वजह से अनुशासनहीनता की संभावना बच्चों में बनी रह सकती है। डॉक्टर मेरिया मांटेसरी बच्चों को एकदम से खुला छोड़ देती है कि बच्चों पर कोई दबाव ना हो, बच्चे स्वतः अनुशासित होंगे। ऐसे में अगर बच्चों को स्वतः छोड़ दिया जाएगा केवल कि वो खुद ही अनुशासित होंगे, उनका पढ़ाई में कम मन और खेल में ज्यादा लगेगा। मारपीट और झगड़ा लड़ाई, ईर्ष्या द्वेष, ऐसे बच्चों के अंदर शुरुआत से ही भाव उत्पन्न होते हैं, तो उनको ऐसे छोड़ देंगे बिना किसी देख रेख में, तो बच्चे कहीं ना कहीं पे अनुशासनहीन हो जाएंगे। इसके अलावा शैक्षिक उपकरणों से ज्ञान के एकांगी विकास की संभावना, शैक्षिक उपकरणों के माध्यम से क्या है, ज्ञान के एकांगी विकास की संभावना। ठीक है, तो ज्ञान के एकांगी विकास की संभावना, शैक्षिक उपकरणों से ज्ञान के एकांगी विकास की संभावना भी जो है इसका रही है।
तो अगर शैक्षिक उपकरणों से ज्ञान मिलेगा तो बच्चे का एक प्रकार से जो होगा वो केवल किसी एक दिशा में आगे बढ़ पाएगा, वो सर्वांगीण विकास बच्चे का थोड़ा बहुत रुक जाएगा। ऐसे चौथी जो दोष है इस पद्धति का वो ये है कि मॉन्टेसरी की पहले लेखन शिक्षण की अवधारणा विवादास्पद है। यानी मॉन्टेसरी जो लेखन शिक्षण की प्रक्रिया बताती है पहले ही, वो विवादास्पद है। उस पर विद्वानों ने उनको काफी कुछ आलोचना किया है। इसके अलावा सामाजिकता के विकास की ओर ध्यान कम दिया गया है। यहाँ पर बस केवल किताबी ज्ञान के आधार पर या व्यवहारिक ज्ञान तो दिया गया, लेकिन एक जो सामाजिक ज्ञान है उससे बच्चा कट जाता है। इसके अलावा मॉन्टेसरी पद्धति समय की अधिकता और आर्थिक दृष्टि से महंगी है, क्योंकि मॉन्टेसरी जो शिक्षा पद्धति है उसमें आपको पढ़ने में समय भी लगता है ऐसे शिक्षा प्रक्रिया को पार करते समय, और एक इकोनॉमिकल दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कॉस्टली भी पड़ती है, महंगी भी पड़ती है, इसमें ज्यादा खर्चा बैठता है। इसके अलावा बालकों पर कार्य की अधिकता की वजह से मानसिक दबाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में बालक को मनोविकलता या मानसिक रोगी भी बच्चे हो सकते हैं, ज्यादा टेंशन लेकर के पढ़ेंगे। आजकल के जो मतलब की जो टीचर्स या फिर आपके आजकल जो है प्राइवेट स्कूल है, वहां पर आप देखेंगे तमाम प्रकार की चीजें करवाई जाती हैं, बच्चों पर लोड ज्यादा पड़ता है। अरे हम लोग भी पढ़े लिखे हैं यार, ऐसी बात नहीं, प्राइमरी में पढ़ा हूँ 3 साल तक, तख्ती होती थी लकड़ी की और सेठा का डंडा ऐसे होता था, उसी पर लिखा करते थे। वो दिन जो है मुझे पता है, प्राइमरी में मैंने 3 साल पढ़ाई की है। तो क्या मैं, लेकिन हाँ ये था कि मतलब जो बच्चे आजकल के इतना टैलेंटेड होते हैं उस समय पे, कक्षा 9 तक मैं ये x + y x² y², ये सूत्र उत्र कुछ नहीं जाता था क्लास 9 तक। क्लास 10th से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। पिताजी ने कहा कि बेटा अगर फेल हो जाओगे दोबारा, मेरे पास ना तो इतने पैसे हैं कि मैं तुमको पढ़ा पाऊंगा और ना ही मैं पढ़ाऊंगा, पैसे होंगे भी तो मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो बच्चा हमारे यहाँ फेल होता है सीधे उनका जो है फिर नाम स्कूल से कट जाए, अपना आओ खेती करो, किसानी करो, जो भी है करना है, कुदाल उठाओ, खेत जाओ, गन्ना गोड़ो, यही सब करो, ठीक है। सीधा सीधा स्पष्ट शब्द में पिताजी हमारे ने बोला था। तो या फिर 10वीं में पढ़ना शुरू कर दिए, और गणित सब्जेक्ट हमने लिया था 10 वाला जो रफ होता, 63 रफ, 630 रुपए का रफ, उस समय 10-10 रुपए का रफ आता था, उसको मैंने 63 रफ जो है आज भी मेरे कहीं कोने पर रखा होगा, मैंने उसको भर करके रखा है। गणित का सवाल पूरी डॉक्टर मनोहर रे की किताब आती थी, पूरी गर्मी की छुट्टी में, 1 महीने की छुट्टी होती गर्मी की, उसी गर्मी की छुट्टी में मैंने पूरा डॉक्टर मनोहर रे की किताब जो गणित की आती है, पूरा उदाहरण सहित, उदाहरण को समझ समझ करके मैंने पूरी वो लगा ली, जो समझ में सवाल नहीं आया उस पर गोला कर दिया। लेकिन वहीं से हमारी पढ़ाई में स्टार्ट हुआ और मैं खूब पढ़ता था दबा करके। और उस समय मिट्टी का तेल चलता था जिससे ढबरी जलाई जाती थी, ढबरी या लालटेन होती थी। लालटेन जो होती थी वो उतना ज्यादा, लालटेन भी बेकार बेकार जैसी थी, ढबरी माता जी हमारी बना देती थी। ऐसे बोतल के ऊपर इसी में छेद कर देती थी, ठीक है, इसी बोतल में ऊपर से छेद होता था, इसी में हम निकालते थे, क्या जैसे धागा निकलना, मतलब उसमें लिखा था कपड़ा, और उसी मिट्टी का तेल डाल करके वही जलता था। एक ही जलता था, जो कोटेदार हुआ करते थे भैया 3 ही लीटर देते थे, क्योंकि हम लोग जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको उतना ज्यादा कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, तो भैया 3 लीटर ही मिलता था, बाकी लोगों को 5 लीटर मिल जाता था। लेकिन जो हम लोगों के जैसे थे उनको 3 ही लीटर मिलता था, उसी में अपना गुजर बसर, उसी में बच्चों को पढ़ना भी है, उसी में उसको एक होता है उपला या कंडा जिसको कहते हैं, उस पर डाल करके चूल्हा भी जलवाना है उसी से, मिट्टी के तेल से। अगर कहीं कट वट जाए तो मिट्टी का तेल डाल भी लेना था उस समय, डीजल मिट्टी तेल, डीजल तो ऐसे खरीद सकते थे आप, लेकिन मिट्टी का तेल नहीं मिलता था, तो वही जलता था। और शाम मीटिंग में तो एक जलता ही था भाई, कोई कुछ हो या ना हो, लेकिन शाम मीटिंग में चौखटे के पास जो है एक जो है ढबरी कम से कम आधा 1 घंटे जलती है सभी घरों के पास। तो वो सब होता। तो उस समय के दौरान का मैं पढ़ा क्लास 10th। मेरे घर में लाइट भी नहीं थी उस समय, लाइट नहीं थी। क्लास 11th में 12th के आसपास जब घर बना है, 11th में यानी 11 में जब मैं था, तो घर जब बना तब लाइट वगैरह सही से आई है, और लाइट आई तब पढ़ना जो है, 12th में कुछ लाइट थी तब मैं पढ़ाई कर रहा था। लेकिन हाई स्कूल तो इसे ढबरी के उसमें पढ़ा हूँ, और 82% उस समय मैं नंबर लेकर के आया हूँ। मैथ भी था मेरा, बढ़िया नंबर था उस समय के हिसाब से अपने कॉलेज में, अपने पूरे उसमें। तो ये तमाम सारे दोष हैं। इन दोषों के होते हुए भी मॉन्टेसरी पद्धति का शिक्षा जगत में योगदान को कम नहीं माना जा सकता। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा को मनोवैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रदान करके मॉन्टेसरी ने समस्त शिक्षा को महत्वपूर्ण बना दिया। इस पद्धति में डॉक्टर मॉन्टेसरी ने सभी महान शिक्षकों के शिक्षा सिद्धांतों को स्थान देने का प्रयास किया। मॉन्टेसरी ने विशेष रूप से किंडरगार्टन जो पद्धति है, ठीक है, शिक्षा की बड़ी जबरदस्त पद्धति किंडरगार्टन,
उसको परिष्कृत करके अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये इसका उत्तर रहा। आगे देखेंगे अगला उत्तर। उसको समझने से पहले प्रश्न को हम आपको बता दो कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तमाम सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और हमारे कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। 9161936062, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस करना है? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम भी लिख करके भेज दीजिएगा। ध्यान रखेंगे एसएमएस तभी कीजिएगा जब आपको कोर्स में ज्वाइन होना हो। 100 रुपए फीस है, पहले बता रहा हूँ। बाद में कुछ बच्चे होते गुरुजी आपने फीस कब बताया? बेटा 100 रुपए फीस लगती है, जिसमें आपको दो किसी में 2 मेजर सब्जेक्ट है, किसी में 3, तो 3 या 2 मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं उसकी पूरी तैयारी, एक माइनर एक को करिकुलर, यानी कि 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में। और को करिकुलर का तो 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, वो सब आपको मिल जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में माइनर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का, और सभी सब्जेक्ट का लिखने वाला भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं आपको। परीक्षाएं सभी विश्वविद्यालयों की डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, इसका आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की आ चुकी है, भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय की आ चुकी है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, इन सभी की आ चुकी है, डीडीयू की आ चुकी है। ठीक है, और एक आध दो की अभी आने वाली है। जो है दिसंबर के सेकेंड वीक में परीक्षा की तैयारी, मतलब परीक्षा होगी किसकी? राम मनोहर लोहिया की, माँ पाटेश्वरी की, इन सभी की परीक्षा उसमें होने वाली, तो सही सब की परीक्षाएं होगी। मात्र 100 रुपए फीस जमा करने कैसे करना है? जैसे ही आप इतना एसएमएस करेंगे आपके पास क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर मात्र आपको 100 रुपीज फीस जमा कर देनी है। अगर आप फीस नहीं जमा कर पाते तो आप किसी दूसरे से फीस जमा करवा दीजिए, आपके घर में कोई चलाता है उससे आप जमा करवा दीजिए, कोई मैटर नहीं, किसी से भी आप पेमेंट करवा दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको जोड़ दिया जाएगा। हाँ, जिस नंबर को जोड़ना हो उसी नंबर से एसएमएस करें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गर्ल्स बॉयज ग्रुप दोनों अलग अलग बना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जोड़ा जाएगा। तो जिस नंबर से आपको जोड़ना हो उसी नंबर से एसएमएस करें। यहाँ पर आप जैसे आप जुड़ेंगे आपको लाइव क्लास के लिंक, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैराथन क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, इन सभी की भी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिखने वाला भी चीजें आपको मिलेंगी और ऑब्जेक्टिव वाला भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें आपके लिए पूरी व्यवस्था है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो बच्चे हमारे पुराने, मतलब कि हमसे जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी हम पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर आप ही से पढ़ना चाहते हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एक साथ जुड़ना चाहते हैं, तो क्या होता है, चूंकि सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं अधिकतर विश्वविद्यालयों की ऑब्जेक्टिव होंगी, और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पिछले कम से कम 4 या 5 सालों के क्वेश्चन पेपर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल, मैं सेकंड सेमेस्टर का रखा हूं, वो सब साल फार्म में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में। सेकंड सेमेस्टर की बात करो जब आगे आप पढ़ेंगे, तो अभी से अगर आप जुड़ेंगे तो 100 रुपया फीस आपका नहीं लगेगा, क्योंकि अभी ऑफर में है कि पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर एक साथ जुड़ने पर आपके लिए ऑफर ये है कि आपको मात्र 150 रुपए में मिल जाएगा, यानी कि पहला सेमेस्टर भी और पूरा दूसरा सेमेस्टर, पूरी 6 महीने की क्लास भी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों की फीस केवल 150 रुपए ऑफर में है, क्योंकि आपके लिए, आप मेरे अच्छे स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको 150 रुपए में पूरा फर्स्ट एंड पूरा सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लास, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेंगे। सेकंड का तो एकदम शुरुआत से आपको मिलेगा, और फर्स्ट का पूरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, सब कुछ मिल जाएगा। जो आपको पढ़ना होगा पढ़ लीजिएगा, जो मॉडल पेपर है, रिवीजन क्लास है और मैराथन क्लास है, वो इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखें, क्योंकि मैं इन प्रश्नों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ढूंढ करके लाता हूँ। तो आप तुरंत एसएमएस करें, जुड़ जाए। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को जुड़ना चाहिए। हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशलॉजी, जो भी सब्जेक्ट होगा सभी का मिलेगा। आप डीडीयू में पढ़ते हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बलरामपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजी प्यारी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुमारी सहारनपुर विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इसके अलावा माँ विंध्यवासिनी वहां पे खुला है नया, क्या नाम है, मिर्जापुर के आसपास खुला है, उसके इतने कॉलेज कवर होते हैं। ठीक है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ ये भी नया ही खुला था। ये सारे विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आपका और भी, जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भाई स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, इसके अलावा आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा हो ही गया आपका। तो इन सभी विश्वविद्यालयों के, लखनऊ विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण सिलेबस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो अगर आप इन विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय राजस्थान के, झारखंड के, तो उन सभी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन फिर मेरिया मांटेसरी जी से ही है, आप समझें इसको। देखिए मेरिया मांटेसरी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, बताएं। देखिए, सबसे पहली बार लेखन के क्षेत्र में योगदान दिया इन्होंने। शिशु शिक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाली
डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने इस शिक्षा के विषय में जो ठोस अनुभव प्राप्त किए, उनके आधार पर उसने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनको शिशु शिक्षा साहित्य की अनुपम निधियां स्वीकार किया जाता है। ये अग्रलिखित है। उनकी जो एक प्रकार से लेख हैं, या जो उन्होंने लिखा, लेखन के क्षेत्र में जो योगदान दिया उन्होंने बच्चों के लिए, वो तमाम सारी रचनाएं की, जैसे कि द मॉन्टेसरी मेथड, द एडवांस मॉन्टेसरी मेथड, द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, अ डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड ट्रेनिंग योर चाइल्ड, व्हाट यू कैन नो अबाउट एजुकेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड। ये सारी जो चीजें, लेख लेख जो लिखे गए, बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकें लिखी गई। लेखन के क्षेत्र में तमाम पुस्तकों का प्रकाशन करवाया आपने मारिया मोंटेसरी ने, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि यहीं पर ये इनका जो है योगदान समाप्त ना होकर के आगे भी बढ़ता, जैसे कि इनका योगदान रहा विज्ञान के क्षेत्र में। देखिए, मॉन्टेसरी पद्धति ने विज्ञान में एक नए प्रदेश को निर्मित किया है। पहले विज्ञान में केवल जड़ वस्तुओं जैसे कि खनिज तत्व का अध्ययन हुआ, इन सभी का अध्ययन किया जाता था, परंतु मनुष्य भी विज्ञान का वैज्ञानिक अवलोकन और प्रयोग विषय है। यह बात डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी ने पहली बार सामने रखी कि वैज्ञानिक मेथड का प्रयोग करके भी हम शिक्षा में भी वैज्ञानिकता ला सकते हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। जिस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में मॉन्टेसरी ने नई किरणें प्रकाशित की, उसी प्रकार मनोविज्ञान में भी पुरानी बातों को नए तरीके से व्यक्त करती हैं ये। उनके अनुसार मनुष्य की वास्तविक शिक्षा विद्वता में नहीं, बल्कि सद असत के बारे में जानकारी विवेक शक्ति में निहित होती है। कल्पना शक्ति की मूल वास्तविकता है। बालक का मन सहज स्वाभाविक होता है, अतः वास्तविकता से रहित जो कुछ भी होगा, वह मन जब स्थिति अच्छी नहीं होगी, ना ही उसके अच्छे परिणाम होंगे, ठीक है। तो वास्तविकता से रहित जो कुछ भी होगा, वह मन जब स्थिति अच्छी नहीं होगी, ना ही उसके अच्छे परिणाम होंगे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो है इन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी काफी योगदान दिया, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया, और शिक्षक या बच्चों के लेकर के तमाम सारी किताबें भी लिखी। इस प्रकार से मेरिया मॉन्टेसरी ने बालकों का प्रत्यक्ष अवलोकन करके, प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट जो है ऑब्जर्वेशन विधि, प्रत्यक्ष अवलोकन यानी खुद जाकर के देखती थी, बच्चों को देख करके उसके हिसाब से वैज्ञानिक तर्कों के माध्यम से उसके हिसाब से व्यवस्था करती थी कि बच्चों को क्या जरूरत है, क्या चाहिए। तो प्रत्यक्ष अवलोकन करके मॉन्टेसरी ने वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। इसके साथ ही बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी व प्रायोगिक मनोविज्ञान प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का प्रयोग भी शिक्षा के क्षेत्र में इन्हीं का रहा है। यानी कि चाइल्ड मनोविज्ञान और प्रायोगिक मनोविज्ञान दोनों क्षेत्रों का कहीं ना कहीं पे दबदबा, दोनों क्षेत्रों में इनका जो प्रवर्तन रहा है वो काफी हद तक जबरदस्त रहा है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन से भैया, AICTE पर टिप्पणी लिखिए। क्या है भैया AICTE पर टिप्पणी लिखिए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, AICTE का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है, जहां इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के कार्यालय स्थित है। कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलुरु, ये 7 स्थान ऐसे हैं जहां पर इसके क्षेत्रीय यानी कि रीजनल ऑफिस है, यानी क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, ठीक है। किसके? AICTE की, ठीक है। हैदराबाद में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है AICTE का। यह संस्था क्या करती? तकनीकी संस्थाओं के प्रत्यापन या कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की क्वालिटी यानी कि उसकी गुणवत्ता को या गुणवत्ता विकास को सुनिश्चित करती है कि किस तरीके से क्या हो, शिक्षा की क्वालिटी बढ़े और बढ़ती ही रहे दिन प्रतिदिन, उसकी क्वालिटी में डेवलपमेंट की या उसके विकास को सुनिश्चित करती है शिक्षा के ये संस्था। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, मुंबई, कानपुर, चेन्नई, कोलकाता, इन सभी जगहों पर है। अपनी विनियामक भूमिका के अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जो कि इसी का फुल फॉर्म है, क्या नाम है इसका? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है। क्या होता है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इसका पूरा नाम है, का एक बढ़ावा देने को की भूमिका रही है, जिसे यह तकनीकी संस्थाओं को अनुदान देकर के
महिलाओं, विकलांगों इन तकनीकी संस्थाओं का अनुदान कौन देता है? AICTE देता है। महिलाओं, विकलांगों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा ने टेक्निकल एजुकेशन का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए, ताकि महिला, विकलांग और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं वो टेक्निकल शिक्षा कैसे अवगत हो पाए और जानकारी ग्रहण कर पाए। नवाचारी संकाय, नया नया संकाय, नया नया विभाग बने, अनुसंधान बने, अनुसंधान एंड रिसर्च हो क्षेत्र में, विकास को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित करती है AICTE। AICTE की अगर बात करें बाबू, AICTE 21 सदस्यों वाली कार्य समिति के माध्यम से अपना कार्य करती है। 10 सर्वाधिक अध्ययन बोर्ड द्वारा सहायता प्राप्त है, जो नामतः इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अवर स्नातक अध्ययन, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और अनुसंधान प्रबंध अध्ययन, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वास्तुशास्त्र, फार्मास्यूटिकल शिक्षा, होटल प्रबंधन यानी कि होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, टाउन और कंट्री प्लानिंग परिषद की सहायता करते हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीजें आपके लिए AICTE की मदद से ही होता है। AICTE की बात की जाए तो इसकी स्थापना नवंबर महीना था 1945 में, नवंबर के महीने में 1945 में AICTE की स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, जो मात्र एक सलाहकार निकाय थी। 1987 में संसद के अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कब? 1987 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, और ये स्थापना 1945 में हो गई थी, लेकिन बस मात्र एक सलाहकार के रूप में थी, ये एक संवैधानिक दर्जा इसको प्रदान नहीं किया गया था। बात है 1987 की, उसमें इसको मिल गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न भैया, IQAC पर टिप्पणी कीजिए। आंतरिक गुणवत्ता सुधार सेल, आंतरिक गुणवत्ता सुधार सेल इसका हिंदी में पूरा नाम है। IQAC की स्थापना NAAC के द्वारा, NAAC की गाइडलाइन के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में की जाती है। इसकी IQAC की स्थापना कहाँ की जाती है? NAAC के द्वारा करी जाती है, और ये उच्च शिक्षण संस्थानों में करी जाती है। यह सेल विश्वविद्यालय के शैक्षिक अनुसंधान और आर्थिक बिंदुओं का मूल्यांकन करती है, साथ ही साथ सुधार के सुझाव भी देती है। इसके गठन में विश्वविद्यालय फैकल्टी, पूर्व विद्यार्थी, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, इस सेल के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति यानी कि डायरेक्टर, जो विश्वविद्यालय के होते हैं वही होते हैं। इसमें निदेशक और सचिव का पद भी होता है। सेल के प्रत्येक वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य होती हैं, किसकी? IQAC की। ठीक है, साल में कम से कम 2 बैठकें का होना बहुत जरूरी है, जो विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों की समीक्षा करती हैं, शिक्षा अनुशासन या किसी अन्य मुद्दे पर यह सेल सुधार के सुझाव भी देती है। सामान्यतया इस सेल में 8 सदस्यीय फैकल्टी स्टाफ एवं 5 सदस्य प्रशासन एवं तकनीकी स्टाफ के लिए होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपने समझा इसके बारे में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न भैया, शिक्षा मंत्रालय पर टिप्पणी देखिए। देखिए, शिक्षा देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने में संतुलन के लिए उल्लेखनीय और उपचारी भूमिका निभाती है। तो शिक्षा मंत्रालय इस तरीके से अभी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि भारत के नागरिक इसके अत्यधिक बहुमूल्य संसाधन है, इसलिए हमारे बिलियन सुदृढ़ राष्ट्र को जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बुनियादी यानी कि बेसिक शिक्षा लेने की बड़ी जरूरत है, और उसके रूप में खास करके पोषण और देखभाल की यानी कि हेल्थ एंड केयर की जरूरत है। इसके लिए हमारे नागरिकों के समग्र विकास यानी चौतरफा विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है, जिसे शिक्षा में सुदृढ़ आधार बना करके प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं, स्वास्थ्य के बारे में अपने जान सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इस मिशन के अनुसरण में शिक्षा मंत्रालय का सृजन भारत सरकार ने व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 के 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को किया गया था, जो 2 विभागों के माध्यम से कार्य करता है। कौन को शिक्षा मंत्रालय? पहला है आपका स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, और दूसरा उच्चतर शिक्षण विभाग। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में स्कूल शिक्षा और साक्षरता के विकास के लिए उत्तरदायी होता है, तथा उच्चतर शिक्षा विभाग जो होता है दूसरा,
ये संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी उच्चतर शिक्षा प्रणाली की देखभाल करता है, जो कि भारत की। ठीक है, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण यानी कि एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन करने से है और युवाओं से बेहतर नागरिक तैयार करना है। इसके लिए नियमित रूप से विभिन्न नई स्कीमें एवं पहले प्रारंभ की जाती हैं तथा अभी हाल ही में इन स्कीमों से स्कूलों में बढ़ते हुए नामांकन के तौर पर मिलना प्रारंभ हो गया है। दूसरी तरफ उच्चतर शिक्षण विभाग देश की उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान एवं रिसर्च में विश्व स्तरीय अवसर पैदा करने के कार्यक्रम में लगा हुआ है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय विद्यार्थी पीछे न रहे। इस परियोजनार्थ सरकार ने भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक मतों का लाभ प्रदान करने के लिए संयुक्त उपक्रम प्रारंभ किए हैं और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त है प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर ही आप देखते हैं आपकी परीक्षा जो सेमेस्टर वाली होती है ये इसी की वजह से होती है। इसकी वजह से होती है बेटा, इसी की वजह से होती है, जिसके लिए आपको अभी ये प्रश्न आपके समझ दिख रहा है। 2020 में जो शिक्षा प्रणाली आई थी कोरोना पीरियड में, वो लागू जाकर के 2022 में हुई और सेमेस्टर एग्जाम आपका होने लगा। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनी मंजूरी दे दी गई थी। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को लेकर के जारी इंतजार पूरा हो गया था। इस बदलाव का आने वाले समय की शिक्षा पर क्या असर पड़ेगा, इन बदलावों को किस रूप में देखा जाए, शिक्षा जगत में इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई थी। बहुत से लोगों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करने की बात भी काफी पसंद आ रही थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कॉलेजों में होने वाली पढ़ाई को अंतर विषय यानी कि 2 विषयों के अलग अलग पाठ्यक्रम से पढ़ाई को भी मंजूरी देने की बात कही जा रही है। इंग्लिश और हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आप ई कंटेंट विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य 10 महत्व जो है मैंने तैयार किया वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका 10 महत्व क्या है, नई शिक्षा नीति की, इसको समझने का प्रयास करते हैं। नई शिक्षा नीति में कई सारे महत्व भी मैं चर्चा करूंगा, वैसे भी बताऊंगा आपको कि कॉलेज के लिए क्या फायदेमंद है। लेकिन नर्सरी से लेकर के कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई को 5-3-3-4 के फार्मूले के तहत 4 चरणों में बांटा जाएगा। यानी पहला 5 दर्जा जो होगा, जैसे नर्सरी, केजी, यूकेजी, एलकेजी जो भी होता है तो 3 साल वो हो गया, और कक्षा 1 और कक्षा 2 3 साल नर्सरी केजी का, ये हो गया आपका 5 साल ये शुरुआत का। फिर बच्चा पहुंचेगा किसमें, 3-4-5, यानी कि 3-4-5 आएगा ये 3 वाला, 3 साल ये, 3 साल अगला होगा 6-7-8, ठीक है, मिडिल क्लास। और उसके अंदर ये 4 जो है इसका मतलब होता है 9-10-11 और 12, ठीक है, 9 से लेकर के 12 ये 4 है, 6-7-8 ये 3 है, 3 जो ये है ये 3-4-5 वाला है, और ये 5 3 सालिया जो ये यूकेजी एलकेजी जो प्ले ग्रुप होता है वो, और प्लस में कक्षा 1 और कक्षा 2। तो इस तरीके से कक्षा 12वीं तक की जो शिक्षा प्रणाली है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, इस फार्मूले के तहत इसको बांटा गया। पहले 5 साल को फाउंडेशन स्टेज के रूप में जानते हैं, यानी कि कक्षा ये जो 5 है, 3 साल प्ले ग्रुप और एक कक्षा 1 कक्षा 2 उसको फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। और इसमें 3 साल की पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को इतना महत्व देना एक उल्लेखनीय बात है। कक्षा 3 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई को तैयारी वाला स्टेज माना गया है, यानी कक्षा 3 से 5 तक का स्टेज ये वाला होगा, इसको तैयारी का एज माना गया है। तीसरी और 5वीं कक्षा में परीक्षा का भी प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। 6ठी से 8वीं तक की जो पढ़ाई है उसको मिडिल स्टेज कहा गया है, यानी कि ये वाला जो मिडिल स्टेज होता है 6ठी से 8वीं तक, इसका जिक्र करते समय लोगों को पुराने समय के मिडिल स्कूलों की याद आ जाती है, जिसे वर्तमान में उच्च प्राथमिक शिक्षा या उच्च प्राथमिक विद्यालय कहा जा रहा है। कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई को सेकेंडरी स्टेज माना जाता है, जो ये वाला है, ठीक है। और फिर इसके बाद में उच्च शिक्षा आ जाती है, बीए, बीएससी, बीकॉम। इसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स जैसे 3 पार्ट में आप डिवाइड होते हैं। कहते हैं भाई आर्ट साइड से जो बच्चा पढ़ता है उसको क्या मिलता है, जैसे आर्ट साइड से बच्चा पढ़ता है जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये सब मिलता है। जो साइंस साइड से बच्चा पढ़ता है उसको
आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, कॉमर्स जो बच्चा पढ़ता है उसको आपका तमाम जो कॉमर्स होता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट है वो मिलते हैं। इन 3 टाइप से आपको बांटा जाता है, इकोनॉमिक्स वगैरह संबंधित है। अब जो पहले ये सिस्टम था, पहले साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जैसा बंटवारा जो पहले था नई शिक्षा नीति के पहले जो चल नहीं रहा था, वो बंटवारा अब जो है नहीं होगा और स्टूडेंट्स अपनी पसंद के अनुसार कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। वो चाहे जो भी सब्जेक्ट, वो चाहे तो हिस्ट्री के साथ साथ वो फिजिक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो चाहे तो जैसे माइनर कोर्स एक व्यवस्था किया नहीं गया बीए में, तो आप बीएससी कर रहे हैं और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका सब्जेक्ट है और आप चाह रहे हैं कि हमको हिंदी भी पढ़ना, तो आप एक माइनर में सब्जेक्ट होता है तो उसमें आप हिंदी चूज कर सकते हैं। क्लियर, ये सब चीजें। दूसरा महत्व इसमें क्या है? दूसरा महत्व, पहली से 5वीं तक होगी मातृभाषा में पढ़ाई और इसके साथ ही साथ नो बैग डे को भी प्रोत्साहन किया जाएगा। नो बैग डे मतलब किसी किसी दिन बच्चों को बैग लेकर के नहीं जाना है, इसको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि बैग ले जाते थे बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, तो मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तीसरी बात, जैसे अवधि वाले प्रांत में अवधि में सिखाया जाएगा, हिंदी में सिखाया जाएगा, जैसे बच्चा कंफर्टेबल फील करे। तीसरी बात, एक गौर करने वाली बात और है कि कक्षा 6ठी से कोडिंग की पढ़ाई भी बच्चे कर सकें। कोडिंग यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी शिक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को हर स्तर में पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी कि मिडिल स्तर में आप देखते कक्षा 6 से लेकर के ही आपको कोडिंग, डिकोडिंग से लेकर के कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज दिया जाने लगेगा। चौथा महत्व यह कि बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव होगा। उनकी परीक्षा के लिए 2 भाषाओं का विकल्प स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध होगा। हर विषय में वस्तुनिष्ठ और विस्तृत उत्तरीय सवालों का समावेश होगा। यानी जरूरी नहीं कि जैसे बीए में ऑब्जेक्टिव आ रहा तो ऑब्जेक्टिव आए, लिखित आ रहा तो लिखित ही आए। इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे इंटर वगैरह में और कुछ क्वेश्चंस जो है लिखने वाले दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय सभी टाइप के आएंगे। अगली विशेषता देखें, 5वीं विशेषता, जीवन कौशल के शिक्षण को भी प्रमुखता के साथ शामिल किया जाएगा। यह बात भी नई शिक्षा नीति में कही गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के संदर्भ में कुछ खास बदलाव भी देखने को मिलेंगे। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन परीक्षा को बढ़ावा मिलेगा। कॉमन परीक्षा मतलब कि क्या होती है, जैसे कि पहले बीएचयू, जेएनयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और ऐसे तमाम प्रकार की केंद्रीय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश कर पाने के लिए ये लोग खुद ही परीक्षा करवाते थे। जैसे बीएचयू की परीक्षा बीएचयू करवाता था, लेकिन बदल क्या दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत, यह जो है अब इसकी परीक्षा कौन करवाएगा, एक सीयूटी नाम का एक संस्था आई, तो सीयूईटी के नाम से, ठीक है, उसमें परीक्षा होगी जिसमें सभी यूनिवर्सिटीज जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है किसी में भी आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपने सीयूटी की परीक्षा उत्तीर्ण की तो। इसके साथ ही साथ संगीत, कला, साहित्य की पढ़ाई सभी कॉलेजों में करने की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी कॉलेज हो तो उसमें संगीत, कला और साहित्य तीनों होना चाहिए। ग्रेजुएशन स्तर पर कॉलेजों को ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। रिसर्च को लेकर के उच्च शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहन किया जाएगा। ठीक है, यानी उच्च शिक्षा संस्थाओं को रिसर्च के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। आगे देखेंगे 7वें महत्व, आईआईटी जैसी संस्थाओं में साइंस के साथ साथ कला और मानविकी के विषयों के अध्ययन को भी शामिल करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि विभिन्न विषयों में अध्ययन का अवसर स्टूडेंट्स को एक जगह पर मिल सके। यानी कि जो बच्चा बीटेक कर रहा है, आईआईटी में पढ़ रहा है, उसको भी हिंदी या इतिहास पढ़ने की जो है छूट हो सकती है। इसके साथ साथ दुनिया के टॉप 100 विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए सहयोग किया जाएगा। यानी भारत के शिक्षा बाजार में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को औपचारिक मंजूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अमल में आने के बाद मिल गई है। संस्कृत विषय को मुख्य धारा में लाने की भी पहल नई शिक्षा नीति के तहत की गई है। उच्च शिक्षा के 3 भाषाओं वाले फार्मूले को अपनाया जाएगा। इस तरीके से कई सारे महत्व इसके रहे हैं। 9वां महत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह रहा है कि 2030 तक प्रत्येक जिले में एक ऐसा कॉलेज बनाने पर ध्यान दिया जाएगा जहां स्टूडेंट्स विभिन्न विषयों के अलग अलग क्रेडिट्स का चुनाव अपनी पढ़ाई के लिए कर सकेंगे। यह एक महत्वाकांक्षी कदम रहा है। 10वां यह है कि शिक्षा के ऊपर केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का संयुक्त रूप से जीडीपी का 4.43% निवेश किया जा रहा है शिक्षा को लेकर के। यानी जीडीपी जितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 4.43%
जो है चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों जो है उसको क्या करती हैं, निवेश करती हैं। इसे बढ़ा करके जल्द ही 6% करने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2020 में कही गई है। ठीक है, ये सब शिक्षा नीति की विशेषताएं थी। अच्छा, शिक्षा नीति में यह भी कि जैसे मान लेते आप बीए कर रहे हैं और आज आप बीए छोड़ दे तो 3 साल बाद फिर आएंगे, तो 2 सेमेस्टर आपने निपटा लिए हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने 2 साल निपटा, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। 3 साल निपटा लिया, आपको डिग्री। 2 साल निपटा लिया, डिग्री मिल 2 साल पे डिप्लोमा, 1 साल पे आपको क्या मिलेगा, 1 साल पे बेटा मिलेगा आपको क्या, 1 साल पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 साल किया है बीए। ठीक है, और फिर 2 साल बाद आप जो है आते हैं और फिर से बीए करने का मन होता है तो फिर भी आप बीए कर सकते हैं। वो भी फर्स्ट सेमेस्टर से नहीं, बल्कि वो सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन डायरेक्टली आपको हो जाएगा। आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा उसी सर्टिफिकेट को दिखाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही जो बच्चा सेकंड सेमेस्टर पढ़ चुका, मतलब कि सेकंड ईयर पूरा पढ़ चुका, नहीं थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पढ़ चुका है, अगर वो छोड़ रहा है परीक्षा बीए की, मतलब कि उसके बाद नहीं करा, तो उसको एक डिप्लोमा की डिग्री के बराबर मिल जाता है। जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो इसी बराबर का दर्जा मिल जाता है। और जब वो थर्ड सेमेस्टर मतलब पूरा थर्ड ईयर तक पढ़ लेता है, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर तक, तो उसको डिग्री मिल जाती है। और जो बच्चा सीबीसीएस पैटर्न के तहत 4 साल का बीए का कोर्स कर रहा है, जैसे डीडीयू में 4 साल का बीए का कोर्स है, सीबीसीएस पैटर्न वाला, ऐसे में वो बच्चे 1 साल का एमए कर सकते हैं। जो बच्चा एमए कर लिया है और वो बीएड करना चाहते तो बीएड उसके लिए 1 साल का हो जाएगा। ऐसे तमाम प्रकार के प्रावधान किए गए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है एनसीटीई। एनसीटीई के महत्व और कार्यों को समझाइए। देखिए एनसीटीई का महत्व लिखेंगे, शिक्षा की उन्नति तभी संभव है जब श्रेष्ठ अध्यापक होंगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके संघीय सरकार ने 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसको एनसीटीई के नाम से जानते हैं, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहा जाता है एनसीटीई को। इस अधिनियम के अनुसार संपूर्ण शिक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधीन हो गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के महत्व का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि अन्य संपूर्ण भारत में कोई भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान परिषद की अनुमति के बिना नहीं खुल सकता। आवश्यक सुविधाएं जैसे कि पुस्तकालय, यानी कि आप जानते पुस्तकालय, लाइब्रेरी, स्टोर, प्रयोगशाला आदि का गहन निरीक्षण करके ही परिषद किसी भी संस्थान को मान्यता प्रदान करती है या करेगी। एनसीटीई के कार्य और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसमें टीचर के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि टीचर को एक बच्चे को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। इसका क्या महत्व है, मतलब इसके क्या कार्य है एनसीटीई का, इसको समझते हैं। देखिए, अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों की जो योग्यता है, एबिलिटी है, उसका निर्धारण करना कि अध्यापक को ट्रेनिंग दे करके उसको बताना कि भाई कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना। दूसरी बात, समय समय पर मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा के संस्थानों का निरीक्षण करना, ताकि जो है जो मान्यता प्राप्त अध्यापक है वो शिक्षा के संस्थानों का बार बार निरीक्षण करे, ताकि जो है क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें, उसका जो है निपटारा किया जा सके, क्या समस्या है उसका समाधान किया जा सके। मान्यता प्राप्त संस्थानों के लिए शिक्षण शुल्क व अन्य शुल्कों का निर्धारण करना, ये भी इसका कार्य है एनसीटीई का। अध्यापक शिक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में संघीय और राज्य सरकार व मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सूचित करना भी इसका कार्य है। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा अध्यापक शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के उचित उपाय करना और अध्यापक शिक्षा से संबंधित विभिन्न मानकों व मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करना, ये सब जो है इसके उपयोग रहे हैं या इसके कार्य रहे हैं एनसीटीई की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। अब छोटे प्रश्नों को थोड़ा सा समझते हैं कि जो अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से होंगे। पहला प्रश्न, व्यक्ति के चारित्रिक विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायता करती है, यानी कि व्यक्ति का कैरेक्टर अगर उसको जो है डेवलप करना हो तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति कैरेक्टर कैसे डेवलप कर सकता है, प्रश्न पूछा गया। लिखेंगे, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैतिकता माने होता है मोरलिटी, यानी कि सही बोलना, ठीक है, ये मोरलिटी है, झूठ ना बोलना, चोरी चकारी ना करना, या ऐसे तमाम प्रकार की चीजें ना करना, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैतिकता से ही मापा जाता है। उसका अगर नैतिक आचरण अच्छा है, उसका चरित्र ठीक है, तो उस व्यक्ति का सम्मान होता है।
अगर आपका चरित्र ठीक नहीं है तो आपको एक दिन किसी के घर पे जाकर के बैठेंगे नहीं बोलेगा चलो ठीक है भाई आ गया, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, लेकिन चौथे दिन वो हाथ पकड़ के उठाएगा, बेटा यहाँ क्यों बैठा है, निकल जा इधर से, इधर नहीं बैठने का तेरे को। क्योंकि ये इसलिए बोलेगा क्योंकि आपका चरित्र ठीक नहीं है। आप किसी के दरवाजे पर बैठे, दरवाजे से आप अगर आपका हाथ पकड़े कोई व्यक्ति आपको भगा दे रहा है, इसका मतलब है कि आपका चरित्र ठीक नहीं है। चरित्र ऐसा बनाओ कि आपका हाथ पकड़ के अपने आंगन में व्यक्ति ले जाकर के बैठाए और आपको भोजन पानी तक ग्रहण करवा दे, ठीक है। उसको शर्म ना लगे कि अपनी बीवी बच्चों के सामने आपको ले जाते हुए। चरित्र ऐसा डेवलप करो कि जो है किसी पर गंदी नजर कभी नहीं होनी चाहिए। तो चरित्र जो होता है वो शिक्षा के द्वारा ही डेवलप होता है, ठीक है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैतिकता से ही मापा जाता है। नैतिकता व्यक्ति के आचरण को सही मार्ग पर रखती है। अगर नैतिक व्यक्ति है तो वो अच्छा व्यवहार ही करेगा और उसे अपने मंतव्य तक पहुंचने में रास्ता दिखाता है। इस प्रकार नैतिकता मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार है और विकास की कुंजी है। इसी कारण सभी काल में विश्व के सभी देशों में नैतिकता और चरित्र को विशेष महत्व दिया गया है। अतएव शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य नैतिकता और चरित्र का विकास करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रत्यक्ष शिक्षा से आप क्या समझते हैं। डायरेक्ट एजुकेशन, आप ऐसे लिखेंगे कि प्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षक यानी टीचर और शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है कि ये आप इकट्ठा बैठो, एक टीचर या स्कूल होता है। प्रत्यक्ष शिक्षा में शिक्षक अपने संपर्क में आए हुए विद्यार्थियों को पूरी तरह से इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। बच्चे उससे प्रभावित होते हैं, बच्चे अपने टीचर को आदर्श मानने लगते हैं। शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट शिक्षक यानी कि गुरु के ज्ञान, आचरण और व्यवहार और विद्वता से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे मैं अभी इनडायरेक्टली आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने आप नहीं बैठे, लेकिन आप मेरे सामने बैठ के पढ़ते तो प्रत्यक्ष शिक्षा हो जाती, ठीक है। एवं विद्वता से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। प्रत्यक्ष शिक्षा की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान और क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से सिखाया भी नहीं जा सकता। साथ ही आदर्शहीन और आचरणहीन शिक्षकों के संपर्क में आने पर बच्चे सद्गुण अपनाने के बदले दुर्गुणों के शिकार भी हो जाते हैं, जो सर्वथा निंदनीय है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि ऐसे टीचर का भी सामना हो जाता है जो टीचर जो है उनका चरित्र ठीक नहीं होता है। ऐसे टीचर के संपर्क में आने से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, बच्चों के अंदर दुर्गुण आ जाते हैं, बच्चों के अंदर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये चीजें जो होती हैं, अगर बच्चे टीचर अच्छा नहीं है, टीचर अगर आदर्शहीन है, उसके पास कोई बढ़िया जो है आदर्श नहीं है, आचरण उसके पास अच्छा नहीं है, तो बच्चों को ऐसे टीचर के पास नहीं जाने देना चाहिए। वो टीचर अगर ऑनलाइन पढ़ाता तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर ऑफलाइन पढ़ा रहा है और उसके पास आप भेज रहे हो तो फिर दिक्कत है। ऑनलाइन में क्या है कि वो कुछ थोड़ी कर पाएगा, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि वो आपके बच्चों के संपर्क में रहेगा, तो ऐसे टीचर से बचना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए, तो चरित्र, अगर जिस टीचर का चरित्र गिर गया, समझे कि वो एक प्रकार से टीचर कहीं ना कहीं पे टीचर कहलाने के योग्य नहीं रह जाता। चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट है। चले अगला प्रश्न, शिक्षा के साधन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के कई साधन हैं। शिक्षा के अभिकरण या साधन से तात्पर्य उन तत्वों या उन स्थानों या उन सामूहिक समूहों या संगठनों से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। अंग्रेजी में शिक्षा के साधन के लिए एजेंसी शब्द का प्रयोग करते हैं। एजेंसी शब्द लैटिन भाषा के एजियर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है करना यानी कि टू डू। इससे स्पष्ट होता है कि एजेंसी का तात्पर्य कार्य करने का कारण या साधन होता है। शिक्षा के साधन को ही स्पष्ट करते हुए डॉक्टर बी.डी. भाटिया साहब कहते हैं कि समाज ने यानी सोसाइटी ने शिक्षण यानी ट्रेनिंग के या पढ़ाने के जो तरीके होते हैं उसके कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। समाज ने इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा का साधन कहा जा सकता है। शिक्षा के साधन की बात की जाए तो औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन भी कहते हैं, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाए तो ये समझते हैं। बड़ा जबरदस्त प्रश्न परीक्षा में हमेशा आता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। देखिए, औपचारिक शिक्षा औपचारिकताओं से पूर्ण होती है। इसमें सरकारी से स्कूल कॉलेज में पढ़ना, विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाना, 1 घंटा फिक्स है कि भाई देखिए 1 घंटा एक टीचर 40 मिनट पढ़ाता, तो 40 मिनट का क्या है, एक पीरियड है,
ठीक है। एक साल में जो है एक क्लास एक बच्चा पास करता है, ठीक है। उसको उसका पेपर होता है, रिजल्ट आता है, सब कुछ एकदम से सिस्टम से होता है, सिस्टमेटिकल वे में होता है, ठीक है। व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत चीजें होती, तो वो होता है औपचारिक। औपचारिकता जैसे कहते हैं, इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। फॉर्मल में जैसे मैं इस समय जो कपड़ा पहना हूं, ये इनफॉर्मल कपड़ा है। फॉर्मल कपड़ा होता है जैसे मैं सिला सिलाया बढ़िया से एक सफेद शर्ट पहनता, ब्लैक पैंट पहनता, और एक शूज ब्लैक पहनता, और एक ब्लैक पट्टे वाली घड़ी यहाँ पर लगाता, ये सब औपचारिकता है, ठीक है। देखिए, और ब्लैक एक जो पेटी होती है कमर की, जिसको आप बेल्ट कहते हैं, उस बेल्ट को हम ब्लैक ही लगाते हैं। तो जैसे ब्लैक पैंट है तो आपका शूज ब्लैक है मान लेते हैं, ठीक है। तो शूज ब्लैक है, ब्लैक शूज पर क्या होगा, ब्लैक पट्टे वाली घड़ी आपको लगाना अनिवार्य है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपका जो क्या नाम है, बेल्ट है, कमरबंद की पेटी, वो भी ब्लैक ही होती है। जिस कलर का आपका जूता है उसी कलर की घड़ी का पट्टा और उसी कलर का आपका बेल्ट होना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिखाया जाता है, कहीं पर आप जॉब करते तो आपको बताया जाता। तो ये आपका एक जो है क्या है, एक परिधान कह सकते हैं, या एक औपचारिक तरीका होता है। फॉर्मल चीजें, फॉर्मल कहते हैं आप फॉर्मल पैंट, तो फॉर्मल पैंट कौन सा होता है, सिला सिला है, जिसमें क्रीच वगैरह बनी रहती है। अब जैसे हम लोग जैसे जीन्स का पैंट पहन लिया, कोई लोफर पैंट पहन लिया, लोफर शूज पहन लिया, तो वो सब अनौपचारिक है, कोई मतलब नहीं उसका। जैसे कि एक कॉलेज की जो पढ़ाई होती है, बच्चा जाकर के एडमिशन करके पढ़ता है, औपचारिक तरीका है। और जीवन में व्यक्ति जो वैसे सीखता रहता है, कोई भी बता दिया आम घास कहीं से कुछ भी सीख लिया, कभी भी सीख लिया, किसी भी समय में, कोई सी स्कूल कॉलेज की इसमें जरूरत नहीं पड़ती, किसी टीचर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा जैसे जन्म लिया है, जब तक मर नहीं जाता तब तक वो सीखता रहता है। तो वो शिक्षा का आपका कौन सा साधन है, अनौपचारिक साधन, समझे। औपचारिक शिक्षा औपचारिकताओं से पूर्ण होती है। इसे पूर्ण नियोजित यानी कि प्री प्लान्ड शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले से निर्धारित होती है कि एक साल तक एक बच्चा पढ़ेगा, फिर पेपर होगा, फिर पास होगा, फिर उसमें जाएगा, इस तरीके से। इस शिक्षा में शिक्षा के सभी अंग प्रत्यंग पहले से ही निर्धारित होते हैं। पढ़ाने वाला शिक्षक पहले से तय होता है कि कौन सा शिक्षक पढ़ाएगा, पढ़ने वाला शिक्षार्थी भी फिट होता है, पाठ्य विषय सिलेबस भी पहले से फिट होता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कहाँ पर पढ़ाना है, यानी विद्यालय फिक्स फिट होता है, कहाँ पर विद्यालय पढ़ाना है, पढ़ाने का समय यानी कि कितने घंटे पढ़ाना, 40 मिनट का एक पीरियड होता है उसको पढ़ाना है, पढ़ाने का समय, समय सारणी पूरा चक्र, सब कुछ पूर्व निर्धारित यानी पहले से डिसाइड होता है, ठीक है। इसके विषय में इतना ही कहा जा सकता है, यह वह रूढ़ है जो क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण, नियंत्रित और व्यवस्थित ढंग से दी जाती है। यह विद्यालयी अध्ययन के साथ साथ चलती है और इसी के साथ साथ समाप्त भी हो जाती है। यानी औपचारिक शिक्षा तो समाप्त हो जाती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसका कोई आदि और अंत नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात की जाए बेटा, सारे प्रश्न परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे, बात ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न इसमें मैंने नहीं रखा जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसकी कोई योजना, कोई प्लान, कोई प्री प्लान, कुछ भी नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं होता, कोई पुस्तक नहीं होती, कोई एक टीचर फिक्स नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता, कोई समय सारणी चक्र नहीं होता, कोई समय नहीं होता, ठीक है, कोई चीज निश्चित नहीं होती। कोई भी कभी भी किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में, किसी को भी किसी से भी कुछ भी जानकारी प्राप्त हो जाए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, वो सब आपका अनौपचारिक शिक्षा होती है। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि कुछ भी निर्धारित नहीं होती और आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इसमें कोई औपचारिकताएं नहीं होती हैं। बालक अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। इसमें ना तो कोई शिक्षक पहले से डिसाइड होता है और ना ही कोई शिक्षार्थी या पाठ्यक्रम या सिलेबस कोई पहले से फिट होता है। कभी कोई टीचर किसी का शिष्य बन जाता है, कभी कोई गुरु शिष्य, कभी शिष्य गुरु, कभी कोई किसी से, कभी कोई जानवरों सीखता है, कभी कोई मनुष्यों से कुछ चीजें जानकारी कर लेता है, कोई चीज देख करके सीखता, कोई चीज कोई व्यक्ति बता दिया तो सीख रहा है। इस तरीके से कई सारी चीजें हैं। इस शिक्षा की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यह जीवन भर चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा का व्यापक अर्थ या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ लगभग एक ही रूप में प्रस्तुत करता है। यानी शिक्षा का ये व्यापक अर्थ की श्रेणी में इसको रखा जाता है, क्योंकि ये शिक्षा को लेकर के इस तरीके की चीजें बताती है। आगे देखेंगे। अब तक आप लोगों ने समझा औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। अब आप समझिए अगली शिक्षा है जो आजकल चल रही ट्रेंडिंग में, ऑनलाइन टीचिंग वगैरह, वो सब आती है नौपचारिक शिक्षा में। नौपचारिक शिक्षा इसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ठीक है।
स्पष्ट करें। लेकिन नौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप, यानी औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप ही नौपचारिक शिक्षा कहलाता है। सुनने में तो लगता है कि यह अनौपचारिक शिक्षा के समकक्ष ही है, किंतु दिए रूप में औपचारिक शिक्षा के ही इर्द गिर्द घूमता है। यह पूर्णतः औपचारिकता से युक्त तो नहीं होता है, किंतु इसमें औपचारिकता का समावेश जरूर पाया जाता है। इस शिक्षा में प्रतिबंध तो है लेकिन लचीला नहीं है। ठीक है, इस शिक्षा में यह शिथिलता है कि बालक जब भी जो कुछ भी सीखना चाहे वो सीख सकता है। जैसे कि आप किसी भी आयु समय स्थान का कोई वो नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं बीए 5th सेमेस्टर की क्लास में यूट्यूब पर पढ़ाता हूं, तो आप जब चाहो बी 5th सेमेस्टर पहले सेमेस्टर में आप हैं, अगर आप अपने कॉलेज में कहेंगे गुरुजी हमको 5वां सेमेस्टर वाला पढ़ाओ, तो वो नहीं पढ़ाएंगे, वो आपको पहले सेमेस्टर का ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आप अभी तक पहले सेमेस्टर में। लेकिन आप यूट्यूब की हमारी वीडियोस को आप 5वें सेमेस्टर में तो भी आप फर्स्ट सेमेस्टर की देख ले, मन हो आप पहले सेमेस्टर में, और आपको मन हो कि हमको 6th सेमेस्टर या 5वें सेमेस्टर का देखना है, तो उसको भी आपने देख लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब भी चाहें किसी भी जो है चीज को जल्दी सीख सकते हैं। हालांकि एक औपचारिक तरीके से इसमें सीखना होता है, लेकिन फिर भी औपचारिकताएं और अनौपचारिकताएं दोनों मिला जुला रहता है। इस शिक्षा में यह शिथिलता है कि बालक जब भी जो कुछ भी सीखना चाहे सीख सकता है। इसमें आयु समय स्थान आदि का कोई बंधन नहीं होता है। इसका अस्तित्व उद्देश्य की दृष्टि से औपचारिक है। यह शिक्षा सभी आयु वर्ग के लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह शिक्षा कार्य में व्यस्त व्यक्ति हेतु ज्यादा उपयोगी होता है। जो व्यक्ति कार्य में उपयोगी है, व्यस्त है, दिन भर काम करता, तो रात्रि में अपना फोन मोबाइल से पढ़ सकता है, ऑनलाइन माध्यम से तमाम जानकारी ग्रहण कर सकता है। यह शिक्षा को छात्र तक पहुंचाने का प्रयास होता है। इसमें बालक चार दीवारी के बाहर अपने समय के अनुसार शिक्षा प्राप्त करता है। संचार के आधुनिक साधन इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। संचार के साधन मतलब कि जैसे मोबाइल फोन, यूट्यूब है, आजकल तमाम प्रकार के एप्लीकेशन वगैरह के माध्यम से व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 6ठा नंबर, शिक्षा के औपचारिक साधनों का महत्व बताएं। देखिए, शिक्षा जगत में औपचारिक साधन का अपना विशेष महत्व है। इस माध्यम से प्रदान की गई शिक्षा अत्यधिक व्यवस्थित और नियमित होती है। शिक्षा के औपचारिक साधन द्वारा निर्धारित अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना अत्यंत सरल होता है। कोई भी विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार इन संस्थाओं से व्यवसायिक एवं प्राविधिक तथा अन्य प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। स्कूल कॉलेज में दाखिला लेकर के इन शिक्षण संस्थाओं में बाल्यकाल से ही शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, तथा जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ठीक वैसे ही शिक्षा का स्तर भी बढ़ता जाता है। अच्छा 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता जाता है। इस शिक्षा के द्वारा बालक के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से, एक व्यवस्थित क्रम में। और इस शिक्षा के से व्यक्ति उत्तम नागरिक बनता है, अच्छा नागरिक बनता है। इससे व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्र सबका लाभ होता है। यानी कि जो हम स्कूल कॉलेज में शिक्षा पढ़ते हैं वही शिक्षा के औपचारिक साधन होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा की सीमाएं क्या होती है उसके बारे में बताएं। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा की कई सारी सीमाएं हैं। अनौपचारिक साधनों की अपनी सीमाएं भी हैं। इनके द्वारा व्यवस्थित और नियमित शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती। विभिन्न प्रकार के कला कौशल की शिक्षा अनौपचारिक माध्यमों से नहीं दी जा सकती। व्यवसायिक और औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा के लिए भी औपचारिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अनौपचारिक साधनों के द्वारा बालकों में कभी कभी ऐसे गुण विकसित हो जाते हैं जो कि उसके लिए समाज और देश के लिए अहितकर होते हैं। कभी कभी जैसे कि आपका मन है जब पढ़ेंगे, जब नहीं मन है आप छोड़ कर चले जाएंगे, कोई रोकने टोकने वाला इसमें नहीं होता है अनौपचारिक। अगला क्वेश्चन है निरौपचारिक शिक्षा से के साधनों का वर्णन कीजिए। निरौपचारिक शिक्षा के निरौपचारिक साधन में सामाजिक समूह व संगठन होते हैं जो बच्चों एवं प्रौढ़ों के निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो कि जिनको समय कम है या नहीं पढ़े लिखे हैं, इन साधनों के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होती है उसके उद्देश्य, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और शिक्षण विधियां आदि सब पूर्व निश्चित होते हैं। शिक्षा जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है। इस शिक्षा की व्यवस्था किसी संस्था के माध्यम से नहीं दी जाती है, अतएव समस्त सामाजिक संगठनों के माध्यम से संस्थाओं आदि को सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से इस गुरुतर दायित्व का निर्वाह करना होता है। इन सभी साधनों के समयक सहयोग से ही निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था संभव हो पाती है। इसके शिक्षण साधन समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, प्रदर्शनी, व्याख्यान माला, शैक्षिक पर्यटन, संपर्क कार्यक्रम, चर्चा परिचर्चा, गोष्ठी, मुद्रित और प्रकाशित सामग्री, तमाम प्रकार के लेक्चर्स वगैरह सब कुछ इसी में निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत भी शामिल हो जाते हैं।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपका, सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रारूपों का वर्णन कीजिए। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का कोई एक निश्चित प्रारूप नहीं होता है, इसके विभिन्न रूप होते हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला है विकासात्मक परिवर्तन, इसको रेखीय परिवर्तन भी कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन समाज में अचानक ना आकर के पहले से विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर आते हैं, जैसे कि किसी भी नवीन उपकरण का आविष्कार स्वतः ही नहीं होता है, वरन वह पुराने तत्वों के आधार पर ही संभव हुआ। जैसे कि मान लेते हैं हैंड फैन जो होता है, बेना जिसको कहते हैं, उसका विकास पहले हुआ, फिर उससे जो है हवा नहीं लगी, सही से गर्मी लगी, फिर पंखा बनाया गया, पंखा भी नहीं, उससे हवा नहीं सही से मिटी, मतलब गर्मी नहीं मिटी, फिर बना दिया गया आपका कूलर, तो कूलर से आवाज बहुत ज्यादा होती थी, नींद नहीं आती थी, फिर बना दिया गया भैया एसी। ये सब क्या है, ये सब चीजें बढ़ रही विलासितापूर्ण वस्तुएं हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं कि ये चीजें लगातार बढ़ रही, तो ये एक क्रम में विकास हुआ है। मतलब बेना से लेकर के जो हाथ से आका जाता है, महिलाएं बनाती हैं, वहां से लेकर के और आपका चला गया एसी तक का जो एसी तक का जो सफर है बाबू, ये आपका विकासात्मक परिवर्तन या रेखीय परिवर्तन होता है समाज का। इस प्रकार के परिवर्तन के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज एक स्थल पर स्थिर न रह करके सदैव विकास की ओर उन्मुख रहता है, बिल्कुल रहता है। और दूसरा होता है लहरदार विकास या परिवर्तन समाज का। यह परिवर्तन की वह दिशा है जिसमें समाज में समय के अनुसार परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में समाज में उतार चढ़ाव आता है, अर्थात कभी समाज प्रगति यानी प्रोग्रेस करता है और कभी तत्परता से उन्मुख होता है, तो कभी एकदम से अवनति यानी गिर जाता है। समाज का कभी विकास होगा, कभी डाउन होगा, ये सब चीजें चलती रहेंगी। तीसरा होता है चक्रीय परिवर्तन। इस परिवर्तन में समाज में पूर्व में होने वाली घटनाओं की पुनः पुनरावृत्ति होती है। उदाहरण के रूप में जैसे हम रोजगार योजनाओं के द्वारा बेरोजगारी कम कर दें, परंतु जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ पुनः बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती है, जो समाज में परिवर्तन लाती है। चक्रीय परिवर्तन समाज का ये है। या फिर ऐसा समझे, ऐसे एक चक्र में चलता है, जैसे मान लेते हैं अभी ठंडी चल रही है, फिर ठंडी के बाद में क्या आएगा, गर्मी आएगी, गर्मी के बाद में फिर बरसात आएगी, बरसात के बाद फिर ठंडी आएगी, फिर गर्मी, फिर बरसात, इस तरीके से एक साइकिल चलता रहेगा। ये हो गया आपका चक्रीय परिवर्तन। तरंगीय परिवर्तन जो बताया था वो इस तरीके से, कभी जनसंख्या बढ़ जाती, कभी घट जाती, कभी बढ़ जाती, कभी घट जाती, इस तरीके से ये परिवर्तन, कभी प्रगति हो गई जनसंख्या की, कभी जो है डाउन पड़ गया, कभी प्रगति कभी डाउन, इस तरीके से। ये दूसरा परिवर्तन। बस तीसरा, पहला होता है आपका रेखीय परिवर्तन, लहरदार परिवर्तन ये हो गया, चक्रीय परिवर्तन ये होगा, और पहला आपका होगा रेखीय परिवर्तन ये। जैसे बेना से पंखा बना, पंखा से कूलर बना, कूलर से एसी बनी, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हम चले जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़े तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकतंत्र वाला आपके लिए जरूरी होता है, ये वाला देख। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र के लिए शिक्षा। देखिए, लोकतंत्र से तात्पर्य उस शासन प्रणाली से है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित न रह करके जन साधारण में निहित रहती है। लोकतंत्र एक जीवन शैली है जो केवल शासन सत्ता तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और शैक्षिक व्यवस्था तथा जीवन दर्शन में देखा जा सकता है। प्रोफेसर आई.एल. कैंडल कहते हैं कि आदर्श रूप में लोकतंत्र जीवन की एक शैली है जो स्वतंत्रता और व्यक्ति के उत्तरदायित्व पर डिपेंड करती है। प्रोफेसर सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। अब्राहम लिंकन साहब कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन होता है। इस तरह अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने इस तरीके की बातें कही थी। ठीक है, ये सब चीजें आपने देखा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बढ़िया प्रश्न आपका आ चुका है। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रजातंत्रीय शिक्षा में शिक्षक का स्थान निरूपित कीजिए। लोकतंत्र में, तो प्रजातंत्रीय शिक्षा में शिक्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र में शिक्षक का राज्य का सेवक अवश्य होता है, लेकिन वह नौकर का या दास नहीं होता है। शिक्षक को पर्याप्त स्वतंत्रता रहती है। प्रजातंत्रीय शिक्षा प्रणाली में लोकतंत्र मतलब शिक्षक न केवल न व्यक्तिवादी होता है और ना ही सामाजिक तानाशाह, वह मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, दोनों का मिलाजुला रूप होता है। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र में शिक्षक यानी टीचर मुख्य रूप से सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति निष्ठावान रहता है। उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षित हो तथा बाल मनोविज्ञान की उसे पूर्ण जानकारी हो कि बालक को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो जो है चीजें करें। प्रजातंत्रीय यानी कि लोकतंत्रीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षक सत्य का खोजी होता है, वह राज्य का प्रचारक नहीं होता, बल्कि उसका मार्गदर्शक होता है राज्य का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने समझा। संस्कृति भी शिक्षा से ही रिलेटेड है। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? देखिए, संस्कृति मानव मन की सबसे महान अवधारणा है, कल्चर कहते हैं अंग्रेजी में। संस्कृति हमें विरासत में प्राप्त होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृतियां शिक्षा रूपी माध्यम के द्वारा हस्तांतरित होती है। सामान्यतः किसी देश की संस्कृति से वहां का रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार, खान पान, भाषा,
साहित्य तथा धर्म और विश्वास आदि समझा जा सकता है। समाज में रहने के संपूर्ण स्वरूप को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति में वे सब बातें निहित होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी पीढ़ी के व्यक्तित्व को स्वतः प्राप्त होती रहती हैं। यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है और चलता रहता है। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी समझ लें, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षा व्यक्तियों को शिक्षित कर उन्हें विरासत में मिली संस्कृति का बोध कराती है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो संस्कृतियों को जान पाता है अपनी। शिक्षित व्यक्ति संस्कृति से स्वयं तो लाभान्वित होता ही है, साथ ही भावी पीढ़ी को संस्कृति विरासत के रूप में हस्तांतरित करता है। शिक्षा समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और प्रतिमानों को युवकों में हस्तांतरित करती है। जिस देश, जाति और समाज की अपनी संस्कृति नहीं होती, उसकी अपनी पहचान भी नहीं होती, उसका स्वाभिमान नहीं होता, एक दिन वह विनिष्ट हो जाता है। संस्कृति ही उस व्यक्ति को जीवित रखती है। संस्कृति का ज्ञान ही शिक्षा के द्वारा करवाया जाता है। शिक्षा संस्कृति के विकास के साथ साथ उसका संरक्षण भी करती है। अगर शिक्षा खत्म हो जाए तो संस्कृति को कौन जान पाएगा। तो समाज के लोगों को अपनी संस्कृति पर गर्व होता है और वह उसको प्रत्येक दशा में सुरक्षित रखना चाहते हैं। संस्कृति की सुरक्षा का यह कार्य शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। बाकी जो प्रश्न है और भी हम चर्चा करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप देखते हैं और भी अगर है क्वेश्चन तो आप देख ही लें। जैसे मूल्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा क्या प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है आपका। देखिए, मूल्य शिक्षा क्या है। देखिए, मूल्य शिक्षा वह अधिगम माने तो सीखना, अधिगम अनुभव होता है जिससे आने वाली पीढ़ी के ज्ञान, व्यवहार, अभिवृत्ति तथा उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यक्तिक, बौद्धिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक, सौंदर्यात्मक आदि मूल्यों में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। सभी चीजों में, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, व्यक्तिक हो, बौद्धिक हो, आर्थिक, नैतिक हो, आध्यात्मिक, सौंदर्यात्मक, इन सभी मूल्यों में वांछित जो हम चाह रहे होते हैं ऐसे परिवर्तन लाया जा सकता है इसके माध्यम से, मूल्य शिक्षा के माध्यम से। ठीक है। विद्यालय के क्रियाकलाप व्यक्ति में परम सत्ता के लिए विश्वास का भाव जगाने में सहायक हो सकते हैं। विद्यालय की विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों व विद्यार्थियों की दिनचर्या की सुसंयोजित करके ही प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन सही पर आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रांतीयता किस प्रकार अवरोधक है। देखिए, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रांतीयता मतलब क्या होता है कि अपने प्रांत को ही बढ़ावा देना, अपने हमारा ही प्रांत सबसे बड़ा है और देश उसके पीछे हो जाए, मतलब देश बाद में प्रांत पहले, उसी को प्रांतीयता कहते हैं, इसी को क्षेत्रवाद भी कहते हैं। ये राष्ट्रीय एकता के मार्ग में प्रांतीयता सबसे बड़ी बाधा है। यह सत्य है कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान और क्षेत्र से प्रेम होता है, लेकिन अपने क्षेत्र या प्रांत के प्रति इतना अधिक प्रेम नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति अन्य प्रांतों से घृणा करने लगे या अन्य प्रांतों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। भाषा के आधार पर राज्यों की प्रांतीयता का जो विकराल रूप धारण कर लिया है, उससे भविष्य में देश की एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं भाषा के आधार पर, आप देखते हैं आंध्र प्रदेश को बांटा गया, भाषा के आधार पर तेलंगाना बटा, भाषा के आधार पर कर्नाटक, भाषा के आधार पर तमिलनाडु बेटा, भाषा के आधार पर आपका देखते हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, सारे राज्य में अपनी अपनी भाषा, तमिलनाडु, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में जो है तमिल भाषा, कर्नाटक में आप देखते हैं कन्नड़ हो गई। ऐसे ही आप देखते हैं किसी में उड़ीसा में उड़िया हो गई, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। ठीक है, ये सब चीजें। कुछ प्रांत अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग करने लगे हैं। प्रत्येक राज्य केंद्र सरकार पर अपना अधिकार चाहता है, साथ ही साथ नए प्रांतों की मांग उठ रही है लगातार। यह प्रांतों का विभाजन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रांतीयता के कारण हमारी राष्ट्रीय एकता को गंभीर संकट पैदा हो गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो है ये चीजें बढ़ाने के लिए, हमको राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए हमको जरूरत किसकी है आज, शिक्षा रूपी एक ऐसे माध्यम की। शिक्षित होगा व्यक्ति तो ये चीजों से दूर होगा, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ठीक है, धर्म के नाम पर हिंसा, ये सब नहीं करेगा। अभी आप देखते हैं सबसे एक बड़ी, आप देखते हैं क्या हो गया, कार में ब्लास्ट हुआ जो है, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, 7-8 लोग या 9 लोग जो भी मारे गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि है। लेकिन आप देखिए कि ये चीजें किस तरीके से, पता नहीं क्या है उस पर, मैं कभी पूरी जानकारी नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली में लाल किले के पास शायद हुआ है। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की घटनाएं, और एक घटना और अभी हुई है, धर्मेंद्र साहब का देहांत आप देखते हैं। ठीक है, तो धर्मेंद्र जी जो कलाकार थे, सनी देओल के पिताजी, और बहुत अच्छे कलाकार थे,
जब मैंने सुना तो आंखें जरूर नम हुई भाई। इतने अच्छे कलाकार, सदी के बड़े अच्छे कलाकार, हमारे पिताजी के फेवरेट, माने मतलब पिताजी हमारे धर्मेंद्र की मूवी देखते थे। शोले मूवी आज भी याद करते हैं लोग इनके डायलॉग के लिए। आज भी जो है धर्मेंद्र साहब के डायलॉग जो है बड़े फेमस होते हैं। तो वो सब चीजें हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में शिक्षा का क्या योगदान देती है? देखिए, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीयता का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से बहुत बढ़ गया है। यातायात के साधनों और दूरसंचार के साधनों ने संसार के आधार को छोटा बना दिया है। सभी देश आज एक दूसरे के इतने निकट आ गए हैं कि एक देश में घटने वाली घटना निसंदेह दूसरे देश पर प्रभाव डालती है। संसार के किसी भाग में छिड़ा हुआ युद्ध या आर्थिक संकट दूसरे देश को अछूता नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के सहयोग और मेलजोल से ही सभी देशों का अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है। समूची मानवता की रक्षा और कल्याण तभी संभव है जब सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाए। इसके लिए शिक्षा से अधिक सशक्त और प्रभावशाली माध्यम दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसके लिए शिक्षा कार्यक्रम को व्यापक बनाना या व्यापक बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने इन चीजों को समझा। बाकी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है जरूर, तो ये सब चीजें आपके लिए प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, इसको समझ ले। प्रश्न आपका आएगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए, बालक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रवेश करने के लिए जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। वस्तुतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा माता के गर्भ धारण के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। यह बालक की आयु के 5 या 6 वर्ष होने तक चलती रहती है। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक जन्म से पूर्व शिक्षा तथा जन्मोत्तर शिक्षा। जन्म से पूर्व शिक्षा के अंतर्गत माता के गर्भ में स्थित बालक की देखभाल आती है। ठीक है, माता जब देखभाल करती है, इसमें माता के स्वास्थ्य, भोजन, मनोस्थिति आदि पर ध्यान दिया जाता है, जिससे गर्भ में स्थित बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास ठीक ढंग से हो सके। अगर गर्भ में बच्चा है और महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिला को जो है तमाम प्रकार ताने सुनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में महिला के पेट में जो बच्चा है वो भी उससे डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, विकास ठीक ढंग से हो सके। जन्मोत्तर शिक्षा के अंतर्गत जैसे घर, परिवार, पड़ोस और पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अर्जित ज्ञान जो होता है ये सब आ जाता है। तो इस तरीके से पूर्व प्राथमिक शिक्षा है। माध्यमिक शिक्षा क्या होती है इसको समझ लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लड़कियों की शिक्षा की क्या समस्या है? देखिए, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा का प्रसार और व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। हंसा मेहता की रिपोर्ट आई थी, समिति ने यह स्पष्ट अनुभव किया कि लिंग भेद के आधार पर पाठ्यक्रम में भेद नहीं होना चाहिए। गृह विज्ञान लड़कियों के लिए हो पर अनिवार्य ना हो। आजकल गृह विज्ञान जब लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते तो लोग मजा लेते हैं उनका। ठीक है, लेकिन अब लड़के भी पढ़ते हैं तो गृह विज्ञान लड़कियों के लिए हो, अनिवार्य ना हो। साथ ही साथ उनको शिक्षा के विभिन्न स्तरों की शिक्षा देनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर बालिका विद्यालयों की संख्या और नामांकन बालकों की तुलना में बहुत न्यून है, जिसको बढ़ाने का प्रयास लगातार हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर है आपका माध्यमिक स्तर व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य बताएं। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि छात्र को अपने व्यवसाय विशेष में सामर्थ्यता का अनुभव हो, हस्त कौशल में उसकी अभिरुचि पैदा की जाए, ताकि वो कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट हो, उसके अंदर कुछ जानकारी प्राप्त करे। कौशल की दुनिया, स्किल मतलब कि इस कौशल की दुनिया से उसका परिचय कराया, यानी स्किल उसको सिखाया जाए। अपनी इच्छा के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करने के लिए उन्हें तैयार किया जाए। कोठारी शिक्षा आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि नई शिक्षा योजना का निर्माण राष्ट्र विकास की आवश्यकता को ध्यान में रख करके किया जाए, साथ ही साथ शिक्षा का उत्पादन से संबंध जोड़ा जाए। इसलिए आयोग ने शिक्षा के व्यवसायीकरण की योजना भी तैयार करी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझा, और भी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे तो वो अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा। आपका ये क्वेश्चन आ चुका भैया, क्या प्रश्न बढ़िया है, देखने का प्रयास करेंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा में वित्त की समस्या का उल्लेख कीजिए। देखिए, विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख समस्या है धन की। धन के अभाव में छात्रावास, यानी कि जो छात्रावास होते हैं, हॉस्टल्स, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, खेल के मैदान और भवन निर्माण आदि क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारें इन सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिए धन जुटाने में असमर्थता व्यक्त करती है तथा केंद्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के माध्यम से धन तो प्रदान करती है, परंतु वह पर्याप्त नहीं होता कि जिस तरीके से बच्चों के पास होनी चाहिए सुख सुविधा, वैसे नहीं होती है। अतः प्रयत्न इस बात का किया जाना चाहिए कि केंद्रीय और राज्य सरकारें विश्वविद्यालयों के विकास और कार्यों का एक प्रकार से क्या करें, उदारता पूर्वक जो है वो ध्यान दे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
बेसिक शिक्षा के बारे में समझ ले। बेसिक शिक्षा जो है महात्मा गांधी जी ने दी थी, इंपॉर्टेंट है। बेसिक शिक्षा की विशेषताएं बताएं। देखिए बेसिक शिक्षा पद्धति के तमाम गुण है। इसके अंतर्गत 7 साल से लेकर के 14 साल वर्ष 7 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसमें अपव्यय की संभावना है। अपव्यय माने स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे या एक ही कक्षा में 2 बार पढ़ने लगते हैं, वो चीजें। बच्चों को उत्तम नागरिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। यह शिक्षा जीवन के घनिष्ठ रूप से संबंधित है और शिक्षा किसी हस्त उद्योग और उत्पादन कार्य के द्वारा दी जाती है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा गया है। यह देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करती है। यह बाल केंद्रित बुनियादी शिक्षा देश की भावी परिस्थितियों के सर्वथा अनुकूल है। व्यवसाय परक शिक्षा से बेसिक शिक्षा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। व्यवसाय और बुनियादी शिक्षा में चोली दामन का संबंध होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम सारी चीजों को समझा और ये बेसिकली आपको बता दूं कि ये जो है एजुकेशन का ये सारा चीजें सिस्टम है आपका, एजुकेशन आपने पढ़ा और बहुत ही जबरदस्त था। आपने तमाम प्रकार के प्रश्नों को जाना जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। तिलक उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखें। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।